नमस्कार दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन काफ़ी रोचक है। उनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरू जी के इकलौते संतान थे। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह स्विट्जरलैंड और लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गई। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो फारसी थे जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतरजातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब इंदिरा अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसलिए इंदिरा का राजनीतिक में आना ज़्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। दोस्तों, 1959 में इंदिरा को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइज़र टीम में शामिल थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गई। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय दिया गया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनाव में इंदिरा गांधी ने बहुमत से विजयी हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में इंदिरा गांधी की क्या थी भूमिका? वास्तव में 1971 में इंदिरा को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाली पूर्वी पाकिस्तान में गई। उन्होंने 31 मार्च को भयानक हिंसा के खिलाफ बात की, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा और लाखों शरणार्थियों ने हमारे देश भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इन शरणार्थियों की देखभाल में भारत में संसाधनों का संकट होने लगा। इस कारण देश के भीतर भी तनाव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि भारत ने वहाँ के लिए संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया। भारत ने सैन्य सहायता प्रदान की और पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को भी भेजा। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारत के बेस पर बमबारी की तब युद्ध शुरू हुआ। तब इंदिरा ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के महत्व को समझा और बांग्लादेश के निर्माण को समर्थन देने की घोषणा की। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पश्चिमी पाकिस्तान बनाम पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ। पश्चिमी पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने भारत के सामने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई।
इस युद्ध में पाकिस्तान का घुटने टेकना न केवल बांग्लादेश और भारत के लिए बल्कि इंदिरा के लिए भी एक जीत थी। इस कारण ही युद्ध की समाप्ति के बाद इंदिरा ने घोषणा की कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो किसी भी दबाव में काम करे, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई देश। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। उसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बात ने आग का काम किया। इस फैसले में इंदिरा को तुरंत अपनी सीट खाली करने का आदेश दिया गया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा ने चुनाव की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा का समर्थन नहीं किया। माना जाता है कि आपात स्थिति के दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश को पूर्ण अधिकार के साथ चलाने की कोशिश की और झोपड़पट्टी के घरों को सख्ती से हटाने का आदेश दिया और एक बेहद अलोकप्रिय नसबंदी कार्यक्रम ने इंदिरा को विपक्ष में कर दिया था। आखिर में 1980 के चुनाव में कांग्रेस एक विशाल बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और इंदिरा गांधी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। 1981 के सितंबर महीने में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छिन गया। कई सिखों ने विरोध में नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और कुछ ने अपने सरकारी पुरस्कार भी वापस लौटा दिए। इस पूरे घटनाक्रम से तत्कालीन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि भी खराब हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बित सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना नई दिल्ली में हुई थी। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।